हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? आशा होगा कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। सेट बढ़िया से लगा रहे होंगे, अपने सिलेबस की पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब धीरे धीरे काफ़ी करीब आ गया है। जो आप सोचते थे कि एग्ज़ाम कब आएगा, और ये करीब है। अब आपकी तैयारियाँ कितनी है, कितनी बेहतर आप पढ़ाई कर रहे हो भाई, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा भाई ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो और सेट प्रैक्टिस अब जितना करो, क्योंकि आपकी सिलेबस लगभग लगभग अच्छा खासा निकल गया होगा सारे बच्चों का। तो यहाँ से आपकी पढ़ाई का जो सिचुएशन चलने वाला है, जो पढ़ाई का क्राइटेरिया चलने वाला है, तो यहाँ से कैसे होने वाला है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर हम लोग बात करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इस पे हम लोग देखेंगे कि इसका मेन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और देखेंगे इतिहास के फर्स्ट लेसन से हम लोग ऑब्जेक्टिव से बनाना शुरू किए हैं। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लास 12 का लिए है और जो बच्चे एनएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट है। तो अभी जो हमारी क्लासेस आज की है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर 12 का फर्स्ट लेसन जो होगा, है ना, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। और जो बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये भी बहुत मस्त आपका क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है। सारे क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप सेट जब लगाओगे तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे स्कॉलरशिप वाले जो बच्चे हैं उन लोग को भी ये बेहतर हेल्प करेगा सेट। और जो बच्चे 12 का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है। और जो बच्चे एनएमएस का भी एग्जाम देने वाले, जो स्कॉलरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेहतरीन ये सेट है, ठीक है। तो हम लोग देर ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को आज देखेंगे और बनाने की यहाँ पे कोशिश हम लोग किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपकी यहाँ ये स्क्रीन पर है और क्वेश्चंस आप देखिए, आप पढ़ाई वढ़ाई किए और आप बताना है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी कब मिलती है? 1921 में मिलती है, या 1923 में मिलती है, या 1925 में मिलती है, या 1927 में मिलती है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब प्राप्त होती है? तो सारे बच्चे हमको लग रहा है कि आंसर बता देंगे, क्योंकि सब बच्चे पढ़ाई किए हैं। जो बच्चे 8 क्लास के स्कॉलरशिप के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे भी हमको लग रहा है कि ये इस चीज़ को बेहतर तरीका से, बेहतर ढंग से वो अपना बात को रखेंगे, क्योंकि उनके भी हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाई करना है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम मस्त तरीके से बताइए। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी 1921 में प्राप्त हुई थी, है ना। 1921 में प्राप्त हुई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब प्राप्त हुई थी? 1921 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता को किस और नाम से हम लोग जानते हैं? क्या आरंभिक सभ्यता, या विकसित सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं? यानी 2 नंबर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और बताना है कि आपका सही जवाब क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 2 है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब बच्चों बता सकते हैं आप लोग। हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा नाम है वो नाम होता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो जितनी जानकारी आपके पास है आप कमेंट्स में भाई बताते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आज अपने दोस्तों को ऐड कीजिएगा, तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए हमेशा लगातार वीडियो कंटिन्यूस बनाते रहेंगे आपकी पढ़ाई के लिए। लेकिन आप वीडियो को पूरी तरीक़ा से देखिएगा, ताकि आपको कम से कम फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। ये नहीं कि नाम के लिए आप वीडियो चला दिए और इससे कोई मतलब बेनिफिट आपको हो नहीं रहा है, बस ऐसे ही मनमौजी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आगे प्रश्न संख्या 3 है। 3 नंबर प्रश्न है, कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई थी? जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उनको हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला था? क्या मृद भांड मिला था, या लिपिबद्ध मोहरें मिली थी, या कंठहार मिला था, या तांबे का तलवार मिला था? बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या आपके पास 3 है और 3 का जवाब क्या होने वाला है। कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था? तो कनिंघम को हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ था उसका नाम था लिपिबद्ध मुहर। क्या प्राप्त हुआ था रे बबुआ? लिपिबद्ध मुहर उनको हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बातें?
अगला प्रश्न 4 नंबर है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष कब मिले? मोहनजोदाड़ो का खोज राखल दास बनर्जी किए, लेकिन वो किस टाइम किए थे? हमारे ख्याल से ये प्रश्न का जवाब सारे बच्चों को याद होगा और सारे बच्चे इसका बेहद तरीका से आंसर भी दे देंगे। फटाक फटाक कमेंट्स में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष कब मिले? चलिए 1920, 1921, 1922, 1923। तो भाई पहले 20 नहीं होगा। क्यों भाई? इसलिए 20 नहीं होगा कि पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज ऑलरेडी 1921 में हुआ था, तो 1921 तो होबे नहीं करेगा। तो भाई मोहनजोदाड़ो तो बाद में खोजा गया, बच गया 23 और 22। इसका सही आंसर हो जाएगा 22, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खोज, मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी और हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा नगर था, वो था मोहनजोदाड़ो, है ना। फेमस बड़ा नगर और सबसे बेहतरीन जगह रहेगा उस समय की सभ्यता में मोहनजोदाड़ो सबसे बेहतरीन था, है ना। तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसका क्या किया था? डिस्कवर किया था, खोज किया था। क्लियर हो गया प्रश्न? प्रश्न क्लियर है? हम लोग अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन 5 नंबर रहेगा। 4 नंबर का जवाब हम लोग देख लिए थे 1922। मोहनजोदाड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली थी? तो अभी आप जो ऊपर वाला प्रश्न पढ़े हो राखल दास बनर्जी, तो अब आप ट्रिक तो लगा सकते हो, अब इतना तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो मोहनजोदाड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली थी? राखल दास बनर्जी से मिली थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नदी किसके किनारे है? तो जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है? तो हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो हड़प्पा जो एक्चुअल में है वो किस नदी किनारे है? सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। जबकि आगे पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाए? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय क्या राखल दास बनर्जी नहीं थी, तो मोहनजोदाड़ो के लिए बात किए थे भाई। तो दयाराम जो साहनी है ना, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय है, क्योंकि यही सबसे पहले इस पे काम किए थे। तो 7 का आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखो मस्ट क्वेश्चन है भाई। हड़प्पा सभ्यता का जो युग है वो कौन सा युग है? पूर्व पाषाण युग है, या नव पाषाण युग है, या कांस्य युग है, या लौह युग है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं और जानकारी बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के समय जो है वो कांस्य युग है, क्योंकि कांस्य की बनी हुई मूर्तियां वगैरह भी मिली हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है, कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए? हड़प्पा सभ्यता का अवशेष नहीं पाया गया भाई, कहाँ? कालीबंगन में, धौलावीरा में, चुहंदड़ो में। चुहंदड़ो होता है, चुहंदड़ो कहीं भी लिखता है, चुहंदड़ा लिखा है, क्या अमरावती में। तो 9 नंबर जो आपके पास प्रश्न है इसका जवाब बताना है कि कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का अवशेष नहीं मिला। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा अमरावती। अमरावती में हड़प्पा सभ्यता का अवशेष नहीं मिला था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है? अगर मान लो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जानना चाहते हो, तो भाई क्या क्या चीजें मतलब रहेगा, तो मतलब आप बोलोगे कि हाँ हाँ इससे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिल जाएगी। पूरा अवशेष, मुहरे, लिपि, इनमें से सभी। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकती है? तो भाई पूरा अवशेष, अवशेष मिलेगा तो सही बात है भाई, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हो जाएगी। चलो अच्छी बात है। मुहर होगा तो सही बात है, मुहर से भी आप पता कर लोगे कि हाँ भाई ये हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें हो सकती हैं। लिपि से आप पता कर ही सकते हो भाई। तो इसका मतलब कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ये सभी स्रोत अगर हमारे पास रहे तो हम हड़प्पा सभ्यता की पूरी जानकारी को सही तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके पास ये कह रहा है और क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन आपके पास है, हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाएगा? हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी कह रहा है। सब लोगों ने दूसरा पढ़ा तो है, तीसरी की बात यहाँ पे आ गई है। तो हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है? धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, चुहंदड़ो, कालीबंगन। तो 11 नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगान। कालीबंगान को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है भैया 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र। ये देखो भाई कई बार हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है
इसे छोड़कर ना जाना, इस प्रश्न को बिल्कुल मत छोड़ो भाई। हड़प्पा सभ्यता के में मनके बनाना, मनका क्या होता था, छोटा छोटा ऐसे गुड़िया टाइप की चीजें होती थी, वो होता था मनका, है ना, जिसका इस्तेमाल लोग करते उड़ते थे। तो ये मनका बनाने का जो प्रमुख सेंटर था वो था भाई किसका, हड़प्पा में था कि लोथल में था कि चुंदड़ों में था कि बनावली में था। प्रश्न 12 है और बताना है क्या होगा। तो चुंदड़ों में हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के प्रमुख सेंटर थे, केंद्र थे। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। जो गोदीबाड़ा था ना उसकी उसकी प्रमाण, गोदीबाड़ा की चीज को अब आपको स्क्रीन पे चला देंगे, है ना। तो गोदीबाड़ा का प्रमाण किस स्थल से मिला था, लोथल से कि कालीबंगान से कि हड़प्पा से कि मोहनजोदाड़ो से, कहाँ से मिला रे भाई। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी लोथल से गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला। देख भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है और बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला और सिंधु घाटी सभ्यता में खेत के जूते हुए प्रमाण कहाँ मिले। हल का प्रमाण का साक्ष्य कहीं और है और खेत का जोता हुआ का प्रमाण का साक्ष्य कहीं और है। तो 14 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका कालीबंगान। कालीबंगान में आपको हल का प्रमाण मिला था। कालीबंगान में क्या मिला था, हल का प्रमाण मिला था। विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिला भाई, जो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल आज के हिसाब से कहते हो वहां पे उस समय भी स्नानागार हुआ करता था। तो बताओ कि स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला कि कालीबंगान से मिला कि मोहनजोदाड़ो से मिला कि लोथल से मिला। इसका सही जवाब बताइए क्या होने वाला है। इसका सही जवाब होने वाला है सर मोहनजोदाड़ो, क्योंकि विशाल स्नानागार तो मोहनजोदाड़ो से मिला था। क्लियर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी भाई, क्यों हड़प्पा नगर फेमस है, वजह क्या है। तो 2 स्तरीय नगर, विशाल स्नानागार, जल निष्कासन प्रणाली या अन्नागार, किसके लिए हड़प्पा नगर भैया फेमस है। तो हड़प्पा नगर की सबसे बेहतरीन विशेषता अगर सही से आप पढ़िएगा तो विशाल स्नानागार तो चलो भाई मोहनजोदाड़ो के लिए हो गया, अन्नागार भी था, 2 स्तरीय नगर का बात नहीं था, लेकिन जल निष्कासन प्रणाली जो था ना बड़ा बेहतरीन हुआ करा। कैसे छोटी छोटी नालियाँ घरों से जाती थी, फिर बड़ी नालियाँ मिलती थी, फिर बड़ी नालियाँ जो होती थी फिर उसको अलग तरीक़ा से फिर उसमें कचरा निकालने के लिए जगह जगह पर बना दिया जाता था, गैप छोड़ा जाता था ताकि वहाँ से कचरे निकल जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, ये जानकारियाँ जो है हमें बताती है कि वहाँ की विशेषता क्या है। तो ये है जल निष्कासन प्रणाली, एक सिस्टम। 70 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और आशा होगा कि आप सारे बच्चे बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो को कम से कम भाई लाइक वगैरह कर दो। अरे कुछ नहीं तो अगर आप वीडियो से जुड़े हो तो आपका तो फर्ज बनता है कुछ तो सब्सक्राइब करा के जाओ, है ना। इतना तो कम से कम मेरे को मोटिवेशन दो भाई, कि ताकि मेरे को आपके लिए काम करने का काफ़ी मौका मिले, काफ़ी अच्छा लगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है, मोहरे, सिक्के, मनके, खिलौने। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है। प्रश्न संख्या 17 और जवाब बताना इसका, यहाँ का सबसे पूरा विशिष्ट जो पूरा वस्तु है वो क्या था। तो सबसे ज्यादा मुहर बात हुआ था, मुहरे मिला हुआ था और वो विशिष्ट था, जो मुहरी बनाई गई थी ना वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। देखो एक प्रश्न पूछ दिया, विशाल स्नानागार की चौड़ाई क्या है भाई, लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई, ये तीनों याद करके रखो, कभी भी एग्जाम कहीं से भी आपको टपका सकता है। तो विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी, 7 मीटर की, 8 मीटर की, 9 मीटर की, 10 मीटर। और ये 18 नंबर प्रश्न आपके पास स्क्रीन पे और बताना है सही जवाब इसका क्या होगा। तो विशाल स्नानागार की जो चौड़ाई थी वो थी 7 मीटर। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बात करने वाले प्रश्नों में। और प्रश्न अगला है भाई, मोहनजोदाड़ो के अलावा जलकुंड का प्रमाण किस स्थल से मिला। भाई मोहनजोदाड़ो में तो चलो ठीक है विशाल स्नानागार मिला, क्या इसके अलावा भी कहीं पे मिला हुआ था, धौलावीरा की, कंडेर की, रोपड़ की, सुरकोटड़ा, धौलावीरा, सुरकेडोर, रोपड़ या सुरकोटड़ा। तो कहाँ मिला हुआ था भाई, मोहनजोदाड़ो के अलावा जलकुंड का प्रमाण कहाँ मिला हुआ था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा धौलावीरा में मोहनजोदाड़ो के अलावा जलकुंड का प्रमाण मिला था। 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला। हाँ भाई,
ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। कौन सी चीज का प्रमाण नहीं मिला? तो घोड़ा का, हाथी का, बैल का, भेड़ का, भाई किसका नहीं मिला रे भाई? प्रश्न संख्या 20 है और बताना है आपका जवाब क्या होगा। तो घोड़ा का प्रमाण तो आप कभी नहीं पढ़ा होगा भाई, हाथी का, बैल का, भेड़ का पढ़ा है, घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, नहीं। किस धातु से हड़प्पावासी अपरिचित थे? माने कौन से धातु को हड़प्पावासी नहीं जानते थे या उनको पता नहीं था? सोना, तांबा, कंसा, लोहा बता दो भाई। 21 नंबर प्रश्न, जवाब क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है, लेकिन लौह युग की सभ्यता वो नहीं है, इसलिए लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो यार कमेंट्स तो कम से कम किया करो सही से। जवाब भी बताओ, बहुत मजा आएगा। एकदम रियलिटी के साथ बोल रहे हैं, बहुत मजा आएगा। जवाब दो। हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाए जाते थे? दरवाजे, बैलगाड़ी, नाव, इनमें से सभी। तो हड़प्पा सभ्यता में भाई लकड़ी से तो लगभग लगभग सभी चीजें बनाई गई है। तो मारो ना, इनमें से सभी आंसर मारो और मार के निकलो यार, जाता क्या है। प्रश्न 23 नंबर की तरफ हम बढ़ गए और प्रश्न 23 क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहाँ था? क्या गुजरात में था, या हरियाणा में था, या पाकिस्तान में था, या सिंध में था? कपास की खेती का प्रमुख केंद्र हड़प्पा सभ्यता में भाई बेहतरीन जगह कौन था? और 23 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है। 23 का क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए प्रमुख केंद्र कौन रहा? तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती के लिए जो प्रमुख केंद्र था वो था सिंध। 23 का आंसर क्या होने वाला है? डी। तो सही आंसर हो जाएगा सिंध, इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी अभी भारत में अभी फिलहाल में वर्तमान में गुजरात में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। अभी वर्तमान की बात बता रहे हैं। हड़प्पावासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे भाई? कच्चे माल वाले क्षेत्र में, कि नदी किनारे, की गुफाओं में, कि मैदानी क्षेत्र में? तो हड़प्पावासी जो रहते थे, अगर वो लोग पसंद करते थे कहीं रहना, तो वो कच्चे माल वाले क्षेत्र में रहते थे, जहाँ पे उन लोग का भाई कोई काम करने के लिए माल मिल जाए, कच्चा माल मिल जाए, वहां पे वो लोग रहना पसंद करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? ठीक है। 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण कौन सा माना गया है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण कौन सा माना गया है? प्राकृतिक, विदेशी आक्रमण, आर्थिक, या प्रशासनिक कमजोरी? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, बर्बादी हुआ, तो इसके पीछे का रीजन क्या रहा भाई? तो इसका मेन रीजन रहा वहां का प्रशासनिक कमजोरी। उस समय की व्यवस्था उन लोगों में सही नहीं थी, इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि नागेश्वर में हड़प्पावासियों ने किस लिए बस्तियां बसाई थी? नागेश्वर में हड़प्पावासियों ने किस लिए बस्तियां बसाई थी? लार्ज वर्द के लिए, कि कार्लिनियन के लिए, कि तंबा के लिए, कि शंख के लिए? भाई नागेश्वर में हड़प्पावासियों ने किस लिए बस्तियां बसाई थी? भाई नागेश्वर इतना इंपोर्टेंट क्यों रहा भाई? तो 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आप पढ़े हो तो जवाब बताओ भाई, किसके लिए हड़प्पावासियों ने बस्तियां बसाई थी नागेश्वर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंख के लिए। सारे बच्चे बता रहे हैं जवाब, शंख के लिए। जो जो बच्चे अब जवाब बताएंगे उनका नाम भी लेंगे अगले अगले क्लास में, कि ये बच्चे पिछली बार अपना नाम बताए थे और बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी ओमान से किस धातु का आयात करते थे? जो हड़प्पावासी थे वो ओमान जो एक देश है, वहां से किस वस्तु का वो लोग आयात करते थे भाई? टीन का, कि सोना का, कि चांदी का, कि तांबा का? तीन, सोना, चांदी, तांबा, किसका करते थे भाई बताओ? 27 नंबर प्रश्न आपके पास है। तो चूंकि हड़प्पावासी जो थे उसमें तांबा फेमस था उन लोगों के लिए, तो इसलिए लोग तांबा का आयात किया करते थे, है ना, तांबा इन लोग के पास रहता था। अगला प्रश्न है योगी की मुद्रावली। आ गया क्वेश्चन, योगी की मुद्रावाली मोहर किस पशु को अंकित नहीं किया गया है? उसमें किस पशु का अंकन नहीं है रे भाई? हाथी का, कि बाघ का, कि गेंडा का, कि सांड का? किसका आंसर होगा? किसका अंकित नहीं किया गया है मुद्रावली मोहर में? किस पशु का नहीं किया गया है? तो 28 नंबर प्रश्न के जवाब पर जब जाते हो तो वहां पे आपको एक जवाब मिलेगा और उस जवाब का नाम है ऑप्शन नंबर डी, सांड का अंकित नहीं किया गया है। प्रश्न अगला, हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा प्रमुख होती थी?
पीपल की, नीम की, आम की, बरगद की। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बबुआ, और इसका जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा प्रमुखता होती थी? पीपल की, नीम की, आम की या बरगद की? आप प्रश्न 29 से बताना है। तो सबसे ज्यादा वो लोग पूजा करते थे जिस वृक्ष का, उस वृक्ष का नाम है पीपल। क्या नाम है रे भाई? पीपल। क्या नाम है? पीपल। ओके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की, प्रकृति देवी की, पीपल की वृक्ष की, शिव की? भाई किसकी पूजा नहीं करते थे? आपको तो पता है लोग प्रकृति को तो भाई पूजा करते थे। पीपल का वृक्ष जस्ट आप लोग ऊपर पड़ा भाई, पूजा तो करते थे। अब प्रश्न 30 हो गया रे भाई, और प्रश्न 30 क्या कह रहा है? तो सिंधु घाटी में पूजा किसकी नहीं करते थे? शिव को करते थे, लेकिन विष्णु को नहीं जानते थे, वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अर्थात इस क्वेश्चन के अनुसार जवाब हो जाएगा विष्णु। हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मकता, पितृसत्तात्मकता, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई हड़प्पा सभ्यता की खास बात बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी 31 नंबर जो प्रश्न है ना, इसका आप जब भी अगर साक्ष्य पढ़ते हो तो आपको मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था, उस समय जो कुछ भी चीजें मिली थी वो माता के नाम से मिली थी, इसलिए वहां पे मातृसत्तात्मकता का स्वरूप माना जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जवाब होगा मातृसत्तात्मकता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक के सिर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? लो, मस्त प्रश्न आ गया। हड़प्पा सभ्यता में मृतक के सिर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? कहाँ होगा बाबा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हड़प्पा सभ्यता में जब मृतक को लोग दफनाते थे, उस समय उस तरह का सिर किधर की तरफ रखते थे? तो उत्तर की तरफ सिर रखते थे। ऐसे अगर 4 भाग में बांटो तो ये हो गया उत्तर तक। उत्तर की तरफ क्या रखा जाता था? सिर रखा जाता था। दक्षिण की तरफ पैर रखा जाता था। क्लियर हो गया? आगे की बातें कर लो रे भाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किससे किधर किससे किधर की ओर लिखी गई है, लिखी जाती थी? बताओ। दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं का मतलब हुआ ये हो गया हम लोग का दायां। तो दाएं से बाएं मतलब इधर से, बाएं से दाएं मतलब इधर से, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसा था। तो पहला बात कि सर पहले 2 ऑप्शन को काटते हैं। काटना क्या है सर? पहले ऊपर से नीचे और वाला बात हटाओ, इनमें से सभी वाला बात हटाओ, है ना। तो 33 नंबर प्रश्न के जवाब में हम लोग जब चलेंगे तब पता चलेगा कि ऊपर से नीचे तो कोई लिपि होता ही नहीं है, आज तक कोई नहीं मिला। इनमें से सभी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। बाएं से दाएं यानी इधर से इधर, तो वो लोग इधर से इधर लिखते नहीं थे, वो लोग भैया लिखते थे दाएं से बाएं, वो लोग ऐसे लिखते थे, इधर से ऐसे चलते थे। अब समझ में आया? तो दाएं से बाएं सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा समाज में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग क्या था? पुरोहित थे कि सरदार थे कि व्यापारी थे कि कृषक थे? सबसे महत्वपूर्ण वर्ग उसमें कौन था? 34 नंबर प्रश्न की जवाब बताना है, और आपको बताना है उसमें पुरोहित की सबसे ज्यादातर न मांग थी। पुरोहित का सबसे ज्यादा मांग होता था। वो आज भी पुरोहित होते हैं, उस समय भी पुरोहित होते थे। 35 नंबर प्रश्न देख लो भाई, इनमें से किस क्षेत्र में हड़प्पावासी विकसित थे? चिकित्सा में सबसे डेवलप थे कि अर्थशास्त्र में भी डेवलप थे कि धर्म के शास्त्र में डेवलप थे कि विज्ञान तथा तकनीक में डेवलप थे? 35 का जवाब बताना है किसमें वो डेवलप थे। उन सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो चिकित्सा के मामला में ना वो डेवलप थे। चिकित्सा के मामले में वो क्या थे? डेवलप थे। प्रश्न आगे देखा जाए। प्रश्न अगला है आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की किस परंपरा का पालन आज भी भारत में होता है? क्या दफनाने का, क्या प्रकृति पूजा का, क्या प्रशासन का, क्या अभिलेख लिखने का? बताओ ये 4 ऑप्शन में से किसका आज भी हम लोग कुछ परंपरा का अनुसरण करते हैं यानी इसको अपनाते हैं? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन चलता था। हाँ भाई बात सही है। ढीला पड़ने की वजह से उसका पतन हो गया। हाँ ये भी बात सही है। तो आज भी हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाते हैं, और प्रशासनिक व्यवस्था यदि कमजोर हुआ तो फिर से भारत का भी पतन हो जाएगा, ये गारंटी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता
किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो भाई नहीं माने जाने वाले में अगर बात करो तो इसका जवाब क्या होगा? तो चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, किसको नहीं मानोगे भाई? तो 37 का जवाब हो जाएगा चाइना की सभ्यता की कभी समकालीन नहीं माना गया। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की और क्रीट की सभ्यता का लगभग लगभग कहानियां सेम है, सेम समय पे था, लेकिन चीन की सभ्यता सेम समय पे नहीं रहा, इसलिए चीन की सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन नहीं है। अब प्रश्न देख लो रे भैया, आ गया हल से जूते खेत के साक्ष्य का मिले। मैंने प्रश्न शुरू में बोला था हल का प्रमाण कहीं और से, हल से जोते हुए खेत का प्रमाण कहीं और से। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? अब बता दो, अब बताओ, मजा प्रश्न में आएगा। हल से जूते खेत का साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगान, रंगपुर या लोथल या रोपड़? आपको बताना है यहाँ पे सही जवाब। तो जो हमारे पास प्रश्न है कि हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, तो इसका जवाब आपके पास हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन पे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। तो जो कालीबंगान है यहाँ से हल के जूते खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। तो हल का भी साक्ष्य कालीबंगान से मिला है, लेकिन हल का साक्ष्य जो है इसके अलावा बनावली से भी मिला है। तो हल का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला? कालीबंगा और बनावली, दो जगह से। तो ऑप्शन में आपके अगर जब हल का साक्ष्य पूछेगा तो दोनों में से कोई एक देगा, या तो कालीबंगान देगा या नहीं तो बनावली देगा। अब रहा बात कि हल से जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वो कालीबंगान से मिला। तो दोनों बातें याद करके रखना है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार चलना है भाई। प्रश्न 39 नंबर है, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? अरे आंसर खटाक देकर बताओ, निकल जाओ। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन बच्चा नहीं जाता है? सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब? सर सिंधु, ये तो पता है ऐसी। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी है कि सिंधी है कि उर्दू है कि फारसी है? तो मोहनजोदाड़ो जो शब्द है भैया, ना ही तो वह हिंदी है, ना ही वह उर्दू है, ना ही वह फारसी है। तो मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधी है, और मोहनजोदाड़ो को सिंधी में कहते हैं क्या? 41 नंबर प्रश्न है ना, इसको कहते हैं सिंधी में मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यह भी आपसे प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे? ए कनिंघम, जॉन मार्शल, एम व्हीलर, राखलदास बनर्जी? नहीं थे भाई, राखलदास बनर्जी नहीं थे, एम व्हीलर नहीं थे, जॉन मार्शल नहीं थे, बच गए ए कनिंघम। यानी 43 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ए कनिंघम। ए कनिंघम जो थे यही थे आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर। तो ए कनिंघम का सही आंसर हो जाएगा। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन करने से कोई फायदा है नहीं, मारो और खटको आगे। 1922 में, 1922 में। लोथल कहाँ है रे भाई? लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है सर? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब? कहाँ है रे भाई लोथल? कहाँ है? 45 नंबर प्रश्न का जवाब है लोथल सर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? बताओ, फटाक फटाक बताओ, लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी? लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? लोथल आपका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। क्लियर? यहां से कंसेप्ट याद करके रखिएगा। लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी किनारे आपका बसा हुआ है। प्रश्न अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और देखो कितना बार ये पूछा हुआ, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22। भाई कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष है वो हड़प्पा से कि मोहनजोदाड़ो से कि कालीबंगान से या लोथल से? तो भाई अभी आपने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट में डाला हुआ है, तो ज्यादा सोचिए नहीं। विशाल स्नानागार का जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, क्वेश्चन को याद करके रखना है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है?
कौन नहीं है रे भाई पुरातत्व के अंतर्गत? आप बताओ, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत क्या साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष? तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अभिलेख भाई ठीक है, ये तो मिल जाता है, सिक्का मिल जाता है, भग्नावशेष का मतलब कि फूटी उटी भवनें जो होती है वो मिल जाती है। लेकिन जो हम साहित्य लिखते हैं, है ना, अभी हम लोग लिख रहे हैं साहित्य है, तो ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं, क्योंकि साहित्य का विकास जो है वो अभी जस्ट की बात है, बहुत पहले की चीज़ें नहीं। अभिलेख पहले लिखा जाता था, सिक्का पहले का मिलता है, भग्नावशेष टूटी फूटी घरें मिलती है, वो सब अवशेष है, साहित्य अवशेष नहीं है। अपनी बात की बात है लिटरेचर का होना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा, कलिबंगान, मोहनजोदाड़ो, लुथल। भैया ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो है मोहनजोदाड़ो, याद कर रखिएगा। कौन है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या हुआ? लो, प्रश्न तो बताए थे अभी आपको। तो मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ भाई क्या होगा? तो मोहनजोदाड़ो शब्द का मतलब ही होता है क्या? मृतकों का टीला। इसलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो शब्द का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न अगला है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन जस्ट अभी आपके पास मिला हुआ था। भारतीय पुरातत्व का पिता लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या लॉर्ड डलहौजी? कौन है भाई? तो भारतीय पुरातत्व का पिता हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया था, इसलिए 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका भी, अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न फिर से आ गया, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी या एस आर राव? तो ये क्वेश्चन जस्ट हम लोग को मिला हुआ था, तो तुरंत इसको टिक करके निकलिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम गंवाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। दयाराम साहनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में के निवासी जो थे, इनको किसका ज्ञान नहीं था? किसका ज्ञान नहीं थे रे भाई? ये क्वेश्चन अभी जस्ट आया हुआ है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। देख लो भाई कितना बार प्रश्न पूछा है भाई सर, याद है, याद है, याद तो हो गया, इसीलिए सेट लगाया जाता है, सेट लगाते लगाते क्वेश्चन याद हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में देख लो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पसाड़ युग, नव पसाड़ युग, कांस्य युग, लौह युग। भाई अभी बताए थे कि जब लोहा नहीं, सॉरी लोहा तो मिला ही नहीं था, तो जब तांबा की बात चल रही थी, जब कांस्य की बात चल रही थी, तो भाई ये युग भी जो होगा, ये युग आपका हो जाएगा कांस्य युग हो जाएगा, यानी इसमें तांबा मिला हुआ था, तो तांबा की बात करो। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? सबसे पहले खोज किसने किया था? क्वेश्चन बार बार फिर से रिपीटेशन में आपके रह रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दयाराम साहनी मारिए और धीरे से निकलिए यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार रिपीटेशन में है। तो सेट लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि क्वेश्चन रिपीटेशन मिलता है, और आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको याद हो जाती है। प्रश्न अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। और देख लो ये क्वेश्चन भी कम से कम 4-5 बार रिपीटेशन में डाला हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रावी। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और 57 नंबर प्रश्न आपके पास यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। तो इसका उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, है ना, या बताइए आर एस एस बिस्ट। तो मोहनजोदाड़ो की खोज जो किए थे राखल दास बनर्जी किए थे, उनका शॉर्ट नाम होता है आर डी बनर्जी, इसलिए याद कर रखिएगा। ठीक है, कालीबंगा भारत की किस राज्य में है? तो कालीबंगान जो है ये भारत के किस राज्य में है? आपको बताना है हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान या गुजरात। तो कालीबंगान के बारे में बता देते हैं। कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यहीं से आपको फिर से हल्का साक्ष्य मिला हुआ था, मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया था। ठीक है, यानी टोटल हम लोग कितना किए हैं? 58 क्वेश्चन इसमें किए हुए हैं, और सारे बच्चे इसका जवाब सही सही से अपना देकर सेट को दोबारा देखें, दोबारा बनाएं, आपका प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।